सुप्रभात बच्चों। सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखित कविता आप पढ़ रहे हैं। पूरी कविता आपको समझा दी गई है और कविता का शीर्षक है वे आँखें। अब उसके पश्चात आप इस पाठ की जो प्रश्नोत्तरी है उसकी तरफ चलेंगे। और आपको पहले भी कहा था कि एक बार कवि का जीवन परिचय अवश्य लिख लेंगे, उसकी प्रमुख रचनाओं के बारे में लिख लेंगे, उनको मिलने वाले जो सम्मान पुरस्कार हैं उनके बारे में, और छायावाद से वो आते हैं तो छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ भी आप देख लेंगे। और उसके पश्चात आप इस कविता का जो सारांश है यहाँ दिया हुआ है इसको नोटबुक में अवश्य नोट कर लेंगे। प्रस्तुत कविता वे आँखें पंत जी की प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। कविता ऐसे दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। तो बच्चों, ये है इस कविता का लघुसार और आपको पूरी कविता वे आँखें पढ़ा दी गई थी। अब उसके प्रश्नोत्तर की ओर हम चलते हैं। तो ये वो कविता की टेक्स्ट है वे आँखें, और क्या क्या उसके साथ में घटित हुआ है पूरा आपको बता दिया गया। अब सीधा हम आते हैं प्रश्न अभ्यास के पास। तो कविता के साथ बच्चों पहला प्रश्न है, अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। कविता की ओपनिंग लाइन्स हैं और इस पे छोटे छोटे प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है कि आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है। तो आमतौर पर हमें, आमतौर का मतलब इस विषय से हटकर, जो इस पाठ में कही गई है बात उससे हटकर ऐसी सामान्य चीज़ें क्या हैं जहां हमें डर लगता है। तो हमें डर तब लगता है जब हमारा कोई अहित करता है, हमें किसी प्रकार की हानि पहुंचाने का प्रयास करता है, या हमारे साथ में कोई दुर्घटना एक्सीडेंट हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ों से हमें डर लगता है। आगे है, उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया है। तो वे आँखें जो हैं, तो किसकी आँखें? किसान की आँखें हैं। तो उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया है? एक किसान की आँखों की ओर संकेत किया गया है जिनमें घोर निराशा है। आगे है, कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है। कवि ने उन आँखों को बड़े ध्यान से देखा तो वो देखता है कि इसमें सदियों का दुख झलकता है और किसान ने अपने जीवन में जितनी भी कष्ट सहे हैं उस कष्ट का वाचन करती हैं ये आँखें। उन कष्टों को सामने लाती हैं ये आँखें। इन आँखों की जो पीड़ा है, दर्द है, वो स्पष्ट झलकता है। डरते हुए भी, अगला प्रश्न है घ, डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आँखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है। तो किसान डरा हुआ है। किसान की आँखों को देखकर कवि भी डर जाता है क्योंकि उन आँखों में उसको भयंकर दारुण पीड़ा दिखाई पड़ती है। फिर भी वो उसका वर्णन इसलिए करता है ताकि उसके पाठक उस किसान के साथ जो कुछ हुआ उसको जाने और जो व्यवस्था है इस तरह की उसके खिलाफ एक आक्रोश उत्पन्न हो, और जिस स्थिति में किसान पहुंचा है उस किसान के प्रति संवेदना और सहानुभूति भी समाज में आए। इसलिए उन आँखों का वर्णन डरता हुआ कवि, डरते हुए भी कवि करता है। आगे प्रश्न है, यदि कवि इन आँखों से नहीं डरता क्या तब भी वह कविता लिखता। तो बच्चों, कविता के जो विषय होते हैं वो गहरे संवेदना से जुड़े हुए होते हैं। जब किसी घटना को घटित होते हुए कोई कवि देखता है और कवि सहृदय होता है तो कवि को लगता है कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ घटित हो रही हैं। और काव्य का दर्शन ही यही कहता है कि जो भी घटित होता है जिसको हम अपनी आँखों से देखते हैं वो हमारा अनुभव नहीं, हमारी अनुभूति होनी चाहिए। और कविता जो होती है वो किसी अनुभव की उपज नहीं होती, वो अनुभूति की उपज होती है, यानी फीलिंग्स की उपज होती है। स्पॉन्टेनियस फीलिंग्स जो होती हैं उनकी उपज कविता होती है। तो संभवतः कवि अगर उन आँखों को ना देखता, उन आँखों की दारुण पीड़ा को ना देखता, तो शायद वो इस कविता को लिखने के लिए मजबूर ना होता, क्योंकि हर कवि अपने हृदय की जो छटपटाहट है उससे छुटकारा पाने के लिए ही लिखता है। आगे बच्चों आता है प्रश्न संख्या 2, कविता में किसान की पीड़ा के लिए जिम्मेदार किनको बताया गया है।
तो किसान की पीड़ा के लिए आपको पता ही है, एक तो महाजन जिससे उसने कर्ज लिया होगा, दूसरा वो जमींदार जो लगान छोड़ने को तैयार नहीं है, तीसरा जो कोतवाल है जिसने उसका पूरा परिवार बर्बाद होने के बावजूद जानते हुए भी कि इस पे क्या गुजर रही होगी और उनको एक और दुख उसने दे दिया था। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि इसमें कवि का जो उसका जो किसान का भाग्य है वो भी बराबर का जिम्मेदार है। ठीक है, तो डेस्टिनी ऑफ फेट भी इसमें है, जो भाग्य है भाग्य भी उसका जिम्मेदार है, क्योंकि अगर उसका भाग्य अच्छा होता तो शायद उसके जीवन में इस तरह की कटु परिस्थितियां उत्पन्न ना होती। परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं इसलिए क्योंकि उसके भाग्य में वो चीज़ें थी। तो कुल मिला के आपको 4 पॉइंट इसमें लिखने होंगे, एक तो ज़मींदार, दूसरा महाजन, तीसरा वो कोतवाल और चौथा चौथा है उसका खुद का भाग्य, जिम्मेदार है। प्रश्न संख्या 3 है, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है? तो किसान आपने देख लिया इस कविता में, जो किसान है एक समय था वो काफी संपन्न किसान था, हर तरह की सुख सुविधा उसके घर में मौजूद थी और सबसे बड़ी बात है कि उसका पूरा भरा परिवार था। लेकिन एक एक करके उसके परिवार के सारे सदस्य उसका साथ छोड़ते हुए चले गए, साथ ही साथ उसकी फसल नष्ट हो गई, उसके जानवरों को नीलाम कर दिया गया, उसका घर भी बेच दिया गया। तो कुल मिला के जो एक किसान संपन्न किसान था जिसने अपना जीवन बड़ी संपन्नता में गुजारा, अचानक ही उसके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आ जाता है कि वो पूरी तरह से निर्धन और पूरी तरह से वो गरीब हो जाता है। तो बच्चों तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। चौथा क्वेश्चन है, संदर्भ सहित आशय स्पष्ट करें। संदर्भ का मतलब होता है कि किसी कविता की पंक्ति जो आपको दी गई है उसका कवि का नाम और उसकी कविता का नाम, ये तो होता है संदर्भ। तो संदर्भ क्या बन गया कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 की कविता वे आंखें से ली गई हैं और इसके कवि कौन है? इसके कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तो आशय स्पष्ट करें। अब ये तीनों का संदर्भ तो एक ही हो गया क्योंकि कवि का नाम और कविता का नाम इसमें संदर्भ में आता है। आशय स्पष्ट कर सकते हैं अब आप। तो जो आपको पढ़ा गया था, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, यहाँ किसान और उसके पशुओं के बीच का प्रेम उजागर होता है। उसके पास एक गाय थी और वो किसान को ही दूध देती थी, किसी और को अपना दूध निकालने नहीं देती थी। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि उजरी जो उसकी गाय थी और किसान के बीच में कितना गहरा प्रेम का रिश्ता रहा होगा। प्रश्न संख्या 4 का ख है और संदर्भ वही होगा, घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। इसमें क्या है, समाज की जो व्यवस्था है, समाज में लोगों की जो सोच है उस सोच को दिखाने की कोशिश करी गई है। विधवा पुत्र वधू उस घर की लक्ष्मी थी, कभी उस घर में लक्ष्मी बन के आई थी, लेकिन दुर्भाग्य था उसका कि उसके पति की मृत्यु हो जाती है। और समाज तो समाज ही है, उसको आप कहने से कुछ रोक नहीं सकते। समाज के लोग उसको पतिघातिन कहने लगते हैं कि यह इसके भाग्य का दोष है जो इसका पति मर गया। तो उसकी मृत्यु के लिए भी वह जिम्मेदार ठहराई जाती है और पतिघातिन कही जाती है, यानी पति की हत्यारिन कही जाती है। आगे है प्रश्न संख्या 4 का ग, संदर्भ वही रहेगा। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। तो पिछले सुख हैं जो किसान के, उनको जब किसान याद करता है तो पल भर के लिए, क्षण भर के लिए उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है। तो पिछले सुखों की जो स्मृति है उसकी आंखों में क्षण भर के लिए एक चमक लेके आती है, लेकिन जैसे वो अपने वर्तमान और अपनी दुर्दशा के बारे में सोचता है, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, और देखता है कि आज उसके पास में शून्य है यानी कुछ भी नहीं है, तब वो आंखें तीखी नोक सदृश बन जाती, उसके हृदय में चुभने वाले कांटे की तरह हो जाती थी। तो उसके बाद बच्चों में 5वां और अंतिम प्रश्न है, घर में विधवा रही पतोहू खैर पैर की जूती जोरू एक न सही दूजी आती। इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समाज और स्त्री विषय पर एक लेख लिखें। ये काम आपको खुद करना है और ये आपका होमवर्क का प्रश्न है। थोड़ा सा मैं आपको हिंट इसका, संकेत इसका दे देता हूँ कि तत्कालीन समाज में जब ये कविता लिखी गई होगी उस समय स्त्री की जो सामाजिक दशा थी वो बहुत ही ज़्यादा चिंतनीय थी, शोचनीय दशा थी। स्त्री को पैर की जूती के समान समझा जाता था। यदि पैर में एक जूती ठीक नहीं होती तो क्या करता है पुरुष, दूसरी जूती पहन लेता है। तो वैसे ही स्त्री जब एक मर जाती थी या लगता था कि किसी स्त्री के बच्चे नहीं हो रहे हैं तो तुरंत समाज पूरी परमिशन देख रखता था पुरुषों को कि वो दूसरा विवाह कर सकता था।
एक न सही तो दूसरी आती। लेकिन आज क्या है, वर्तमान समाज और स्त्री विषय पर हमें लेख लिखना है। आज क्या है, परिस्थितियां पूरी तरह से बदल गई हैं। आज स्त्री का खूब सम्मान है, शिक्षा का प्रचार प्रसार है, लोगों की सोच में खूब परिवर्तन आया है और वर्तमान समाज में उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो थोड़ा सा मैंने आपको संकेत दिया है, विस्तृत लेख आपको इस पर लिखना है। तो बच्चों, प्रश्नोत्तर के बाद में थोड़े से आपके शब्द छवि है। तो सरीखी का अर्थ है के समान, दारुण का मतलब घोर निर्दय कठोर, चितवन का मतलब दृष्टि, बेदखल का मतलब हिस्सेदारी से अलग करना, कारकुन जमींदारों के कारिंदे, कुर्ख नीलामी, बर्थों बैलों, घरनी घरवाली या पत्नी। तो ये हो गया आपके शब्दार्थ। तो ठीक है बच्चों, ये पाठ पूरा हो जाता है, कविता पूरी हो जाती है। आपकी समझ में कविता आई होगी ऐसी आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।